नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर रहे थे। अगर अभी तक आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर आप लोग इसको पढ़िएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएगा, मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो पहले आप लोग इसका इतिहास डिटेल में पढ़िए, उसके बाद ही इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इस वाले वीडियो में भी कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्य अभिषेक कब और कहाँ करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो 1674, याद रखना 76 नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, 74। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़, इनकी राजधानी थी रायगढ़, याद रखेंगे, तो रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया 1674 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस ब्राह्मण द्वारा करवाया गया था। तो जिन ब्राह्मण ने इनका राज्याभिषेक करवाया उनका नाम भी पूछा जाता है, तो उनका नाम है श्री विश्वेश्वर गंग भट्ट। श्री विश्वेश्वर गंग भट्ट ये जो है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाए थे। ये काशी के ब्राह्मण थे, काशी मतलब कि बनारस से गए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, श्री विश्वेश्वर गंग भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध किस राजपूत राजवंश से स्थापित किया है। तो ये जो पंडित जी थे ना, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध उदयपुर के राजपूतों से स्थापित किया है। मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उदयपुर के राजपूतों से संबंधित बताया है, किन्होंने, श्री विश्वेश्वर गंग भट्ट जी ने। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन सी उपाधि धारण की। तो एक तो इनकी उपाधि छत्रपति की थी, छत्रपति, जैसे जो मुगल शासक थे वो बादशाह थे, जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो सुल्तान थे, कई सारे जो है नवाब की उपाधि धारण करते थे, वैसे ही इनकी उपाधि छत्रपति थी। इसके अलावा इनकी जो दूसरी उपाधियाँ थी वो थी हैंदव धर्मोद्धारक, हैंदव धर्मोद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। तो ये दो उपाधियां आप लोग अलग से याद रखेंगे। हैंदव धर्मोद्धारक मतलब कि हिंदू धर्म का उद्धार करने वाले, दूसरा है गौ ब्राह्मण प्रतिपालक मतलब कि गाय और ब्राह्मणों की पालन करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के 12 दिन पश्चात तांत्रिक विधि से पुनः राज्याभिषेक कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने अपना बाकायदा विधि विधान से राज्याभिषेक करवाया, लेकिन 12 दिन के बाद, राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद इनको तांत्रिक विधि से फिर से राज्याभिषेक करवाना पड़ा। इसके पीछे कारण क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता थी ना, राजमाता जीजाबाई, उनका निधन हो जाता है राज्याभिषेक के कुछ समय बाद। तो इसी कारण से उनको तांत्रिक विधि से फिर से राज्याभिषेक करवाना पड़ता है। देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो राजमाता जीजाबाई थी ना, वो राज्याभिषेक के पश्चात उनका डेथ हुआ, मतलब कि वो अपने बेटे को पूरे विधि विधान के साथ राजा बनते हुए देखना चाहती थी, शायद इसीलिए वो जीवित रहे होंगे, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। एक मतलब आपकी जानकारी के लिए, एक प्रेरणा के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखना, उनकी माता जी का डेथ हो गया, इसी कारण तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक करवाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम अभियान कौन सा था। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे अभियान किए राज्याभिषेक के पश्चात भी, लेकिन जो कर्नाटक वाला अभियान है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी किसे बना रखी थी। तो इनकी राजधानी रायगढ़ थी। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए ना कि मराठों की प्रारंभिक राजधानी, तो रायगढ़ थी, जो कि 1689 तक इनकी राजधानी रही, मराठों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इनकी मृत्यु हुई थी रायगढ़ में। कब हुई, 1680 में इनका डेथ हो गया। 1680 में रायगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई, अप्रैल 1680 में। अगला क्वेश्चन है,
छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था किनसे प्रभावित थी? तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है मुगल और दक्षिणी राज्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। मतलब कि उस टाइम पे जो चल रहा था उसी से प्रभावित थी। लेकिन जो काफ़ी सारे जो हिंदुत्व जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके लक्षण भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुगल और दक्षिणी राज्यों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज को शासन कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी, इसे किस नाम से जाना जाता था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान। याद रखना, अष्टप्रधान, शिवाजी के अष्टप्रधान। तो ये 8 मंत्री थे या फिर कहें अधिकारी थे जिनका मुख्य कार्य होता था छत्रपति शिवाजी महाराज को सलाह देना। मतलब ये आज के मंत्रियों के समान स्वतंत्र नहीं होते थे, सब कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज होते थे, ये बस उनको सहायता के लिए होते थे, विशेष करके सलाह वगैरह देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार के निरीक्षण में चुने हुए विशेषज्ञों द्वारा राज व्यवहार कोश नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार करवाया गया? तो देखो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, यहाँ तक कि पूरा जो मराठा कम्युनिटी था, मराठा समाज था, उनके द्वारा पहली बार राज्य स्थापित किया गया था। तो उनको जो है राज्य व्यवहार इसका कोई विशेष नॉलेज नहीं था। तो इस चीज़ को सीखने के लिए, मतलब कि सब जो है इस चीज़ को अच्छे से सीख सके, जो भी राज्य व्यवहार में जो शब्द यूज होते हैं उनको लोग जाने, तो इसके लिए उन्होंने एक राज्य व्यवहार कोश नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार करवाया। तो इसको तैयार करने में मतलब किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो रघुनाथ पंडित हनुमंते। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्री परिषद अर्थात अष्टप्रधान का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था पेशवा। याद रखेंगे, पेशवा सर्वोच्च अधिकारी होता था। और जो पेशवा होता था ना, ये मतलब जो मराठा छत्रपति है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति होता था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय प्रथम सेनापति किस नाम से जाना जाता था? ये प्रथम नहीं है, माफी चाहूँगा, प्रधान है, प्रधान सेनापति। तो प्रधान सेनापति किस नाम से जाना जाता था? सर-ए-नौबत, सर-ए-नौबत, सर-ए-नौबत। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सर्वाधिक वेतन किस अधिकारी को प्राप्त होता था? सबसे ज़्यादा वेतन तो ये प्राप्त होता था पेशवा को, पेशवा। याद रखना, पेशवा, इसको जो है ना 15,000 हुण वार्षिक प्राप्त होता था। 15,000 हुण, हुण जो कि एक विदेशी जाति थी जिन्होंने प्राचीन भारत पर आक्रमण किया था। तो हुण जो है इस समय रुपया को बोला जाता था, पैसा को। तो 15,000 हुण वार्षिक किसको मिलता था? पेशवा को। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में किसे छोड़कर सभी अधिकारी ब्राह्मण होते थे? तो देखो, जितने भी अधिकारी हैं ना, सब ब्राह्मण होते थे, एकमात्र ब्राह्मण नहीं होता था। तो उसका नाम आपको बताना है, वो होता था सर-ए-नौबत। मतलब जो प्रधान सेनापति है वो ब्राह्मण नहीं होता था, बाकी सब ब्राह्मण होते थे, पेशवा भी ब्राह्मण होता था। अगला क्वेश्चन है, किन अधिकारियों को सैन्य सेवा से छूट प्राप्त होती थी? तो देखो, जो 8 मंत्री थे ना, मतलब अष्टप्रधान थे, उनमें से कुछ अधिकारियों को सैन्य सेवा से छूट मिली हुई थी। वो कौन थे? एक था पंडित राव, जो क्या कहते हैं, धर्म संबंधी विभाग का प्रमुख था पंडित राव। दूसरा होता था न्यायाधीश। तो पंडित राव और न्यायाधीश, इन दोनों को सैन्य सेवा से छूट प्राप्त होता था, बाकी सभी को युद्ध में जाना पड़ता था। चाहे पेशवा हो, सर-ए-नौबत, वो तो सेनापति है, उसको तो जाना ही जाना है। दूसरे जो भी अधिकारी हैं उनको भी युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता था। केवल जो धार्मिक अधिकारी होता था पंडित राव और जो न्यायाधीश होता था उसको जो है युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, दबीर अथवा सुमंत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? दबीर अथवा सुमंत ये विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, विदेश विभाग। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय पेशवा के पद पर कौन नियुक्त था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? सन 1674 में। तो उस समय मोरोपंत पिंगले ये थे पेशवा के पद पर, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने द्वारा विजित प्रदेशों को क्या कहते थे? तो स्वराज कहते थे, स्वराज इनका जो है एकमात्र लक्ष्य था, एकमात्र उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भू राजस्व व्यवस्था किससे प्रभावित थी?
भू राजस्व व्यवस्था, तो ये मलिक अंबर से प्रभावित थी और मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल से प्रभावित थी। ध्यान रखना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो मलिक अंबर से इनकी भू राजस्व व्यवस्था काफ़ी प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? तो इनके समय में जो भूमि कर था ना वो 33% से लेकर के 40% के बीच होता था, 33% से 40% तक। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पैदल सेना में किस क्षेत्र के वीर सैनिक सर्वाधिक संख्या में शामिल थे? तो ये मावल प्रदेश के, जिनको सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में शामिल किया। तो मावल प्रदेश के वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की पैदल सेना में होते थे। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय किस प्रकार के सैनिकों को पाइक कहा जाता था? पाइक, तो ये किनको बोला जाता था? पैदल सैनिकों को। मतलब जो मालवा प्रदेश के जो वीर सैनिक थे ना वो अधिकतर पाइक होते थे, पैदल सैनिक होते थे, तो उन्हीं को पाइक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय अश्वरोही सेना को क्या कहा जाता था? अश्वरोही सेना, घोड़े वाली सेना, तो इनको बोला जाता था पागा। क्या बोलते थे? पागा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय राजकीय घुड़सवार सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय ना दो प्रकार के घुड़सवार सैनिक होते थे, मतलब कि दो प्रकार के पागा सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक। एक होते थे राजकीय घुड़सवार जिनको बारगीर कहा जाता था। क्या कहते थे? बारगीर। ये राजकीय घुड़सवार होते थे। इनको घोड़े, अस्त्र शस्त्र और युद्ध संबंधी दूसरे साजो सामान राज्य की तरफ से मुहैया करवाया जाता था और इनको बाकायदा वेतन दिया जाता था। तो ये राजकीय घुड़सवार थे जिनको बारगीर कहा जाता था, और ये घुड़सवार थे तो इनको पागा भी बोला जाता था। तो ध्यान रखेंगे, पागा घुड़सवारों को बोला जाता था और राजकीय घुड़सवारों को बारगीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी घुड़सवारों की भर्ती की जाती थी जिन्हें अपने साज सामान की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। इन्हें क्या कहा जाता था? तो देखो, जो राजकीय सैनिक होते थे उनको तो बारगीर बोलते थे, लेकिन जो अस्थायी सैनिक होते थे उनको बोला जाता था सिलहदार। क्या बोलते थे? सिलहदार। ये अस्थायी सैनिक होते थे, इनको घोड़े और युद्ध के संबंध में जो भी साज सामान है, हथियार है, खुद से व्यवस्था करनी पड़ती थी। इनको युद्ध भत्ता दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय किसे दारू खाना कहा जाता था? ये बीच का स हटा दीजिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय किसे दारू खाना कहा जाता था? तो ये ना किले के तोप खाने को बोला जाता था। किले उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और किलों में जो तोप खाना होता था उसको दारू खाना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज तोप खाने की व्यवस्था किस प्रकार करते थे? तो देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज को तोप वगैरह बनाना तो आता नहीं था, तो ये जो है ना, जो पुर्तगाली थे, जो फ्रांसीसी थे, जो अंग्रेज थे, उनसे तोप वगैरह खरीदा करते थे। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय गांव का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? गांव का प्रमुख अधिकारी, तो ये पाटिल कहलाता था। ध्यान रखेंगे, पाटिल अथवा पटेल भी इसको बोला जा सकता है, लेकिन पाटिल आपको याद रखना है। आज भी महाराष्ट्र में पाटिल सरनेम के रूप में यूज किया जाता है, पटेल भी सरनेम होता है, और पाटिल के सहायक के रूप में होता था कुलकर्णी। कुलकर्णी भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे। तो पाटिल जो है गांव का मुखिया होता था और कुलकर्णी उसका सहायक होता था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय वेतन किस रूप में दिया जाता था? तो वेतन जो है ना नकद रूप में दिया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जागीर प्रथा के सख्त खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के प्राण किन्हें कहा जाता था? मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज था उसका प्राण किसको बोला जाता था? तो जो दुर्ग हैं, जो किले हैं, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का प्राण कहा जाता था। देखो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, उनका जो पूरा जो साम्राज्य था, जितने राज्यों पर उन्होंने अधिकार कर रखा था, उसको वो स्वराज बोलते थे। जैसे कि जो मुगलों का जो पूरा राज्य था उसको साम्राज्य बोला जाएगा, या राज्य बोला जाएगा, या सल्तनत बोला जाएगा। तो वैसे ही जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य था वो क्या कहलाता था? स्वराज। मतलब वो खुद उसको स्वराज बोलते थे। तो इस स्वराज का जो प्राण था ना वो किले थे, वो दुर्ग थे, क्योंकि उस समय दुर्गों का बहुत ज़्यादा महत्व था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय किलों की आंतरिक व्यवस्था किस अधिकारी के अधीन होती थी? किले की आंतरिक
आंतरिक व्यवस्था, तो ये हवलदार, याद रखेंगे हवलदार। तो ये जो है ना किले का प्रमुख अधिकारी होता था, जो भी आंतरिक व्यवस्था करना है वो हवलदार के ऊपर डिपेंड करता था। अगला क्वेश्चन है, किले की अर्थव्यवस्था किस अधिकारी द्वारा संचालित होती थी? किले की अर्थव्यवस्था, तो ये सुबनिस नाम का अधिकारी होता था, जो कि अर्थव्यवस्था या फिर कहें वित्त व्यवस्था देखता था किले के अंदर। ये ब्राह्मण अथवा कायस्थ व्यक्ति होता था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो संभाजी महाराज ये छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी हुए। अच्छा, जो किले में ना 3 अधिकारी होते थे, ध्यान रखना, पहला तो हवलदार हुआ, दूसरा सुबनिस हुआ, सुबनिस जो कि पैसा वगैरह देखेगा, आर्थिक मामले, तीसरा होता था सरे नौबत, सेनापति, किले का सेनापति। अगला क्वेश्चन तो उसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा किसे पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया था? तो छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने किसको अपना पेशवा नियुक्त किया? तो ध्यान रखना, ये ना अपना जो पेशवा बनाते हैं, एक मिनट, हाँ, नीलोपंत को इन्होंने अपना पेशवा बनाया था। किनको? नीलोपंत, याद रखेंगे, नीलोपंत ये संभाजी महाराज के पेशवा थे। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति संभाजी महाराज ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये उज्जैन के एक हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि थे, जिनका नाम था कलश। तो कवि कलश को इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। कवि कलश कहाँ के थे? उज्जैन के थे, और ये हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, कवि कलश। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा औरंगजेब के किस विद्रोही पुत्र को शरण दिया गया था? तो अकबर, याद रखना, अकबर। देखो, अकबर एक तो बादशाह हुए, लेकिन औरंगजेब ने भी अपने एक पुत्र का नाम अकबर रखा था, जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, और ये दक्षिण में भाग जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज इसका साथ देते हैं, इसको अपने यहाँ शरण देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर संभाजी महाराज मुगलों द्वारा बंदी बना लिए गए? तो स्थान है संगमेश्वर। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सलाहकार कवि कलश दोनों जो है मुगलों के हाथ में लग जाते हैं, बाद में फिर दोनों की हत्या कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा संभाजी महाराज की हत्या के पश्चात किसे मराठा छत्रपति घोषित किया गया? तो राजा राम। देखो, संभाजी महाराज के छोटे भाई थे राजा राम, तो उनको जो है अगला छत्रपति घोषित किया जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कब हुई थी? 1689 में, याद रखना, 1680 में ये छत्रपति बने थे और 1689 में इनकी हत्या हो जाती है। 1689 में ही राजा राम को छत्रपति घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मराठों की राजधानी रायगढ़ में किसने मुगल सेना का सामना किया? तो देखो, मराठों की राजधानी थी रायगढ़, तो यहाँ पर ना छत्रपति संभाजी महाराज की विधवा पत्नी येशुबाई, इसने मराठों का नेतृत्व किया, मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अंततः इसको मुगलों के सामने झुकना पड़ा। तो येशुबाई, इसने जो है रायगढ़ में मुगलों का सामना किया था। कब? 1689 में। देखिए क्या होता है कि संगमेश्वर, जहाँ पर संभाजी महाराज पकड़ लिए जाते हैं, बाद में मार दिए जाते हैं, उसके बाद फिर रायगढ़ में राजा राम को छत्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन संभाजी की हत्या के बाद मुगल सेना रायगढ़ पर अटैक कर देती है, और जो राजा राम है उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है, और संभाजी की विधवा पत्नी येशुबाई ये फिर मुगलों का डटकर सामना करती है रायगढ़ में, लेकिन रायगढ़ को ये बचा नहीं पाती है, रायगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो 1689 तक रायगढ़ मुगलों की मराठों की राजधानी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज के पुत्र शाहू जी को किस स्थान से बंदी बनाया गया था? तो देखो, संभाजी महाराज के पुत्र थे शाहू जी महाराज, और इनकी माता कौन थी? येशुबाई। तो येशुबाई जो कि रायगढ़ में मराठों का नेतृत्व करती है, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ता है, अंततः उसको घुटने टेक देने पड़ते हैं। तो येशुबाई और संभाजी महाराज के पुत्र शाहू जी महाराज, इनके अलावा और भी बहुत सारे मराठा सरदारों को रायगढ़ से बंदी बना लिया जाता है। तो रायगढ़ से इसको बंदी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति राजा राम ने किस किले में अपने आप को सुरक्षित कर लिया? देखो, जो छत्रपति राजा राम है ना, इनको सुरक्षित रायगढ़ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो छत्रपति हैं, उनका जीवित रहना आवश्यक है। तो वो पहले तो मतलब कुछ दूसरे किलों में शरण लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं होता है, तो वो सीधे कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक में एक किला है, याद रखेंगे, जिंजी,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंजी यहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं और 9 वर्ष तक इसी किले में छिपे रहते हैं और मुगल सेना जिंजी के किले को घेर लेती है, 9 वर्ष तक घेर के बैठे रहती है, लेकिन जिंजी का किला काफ़ी सुरक्षित था तो उसको वो खुलवा नहीं पाती है। तो जिंजी में अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा कितने वर्षों तक जिंजी के किले पर घेरा डाल के रखा गया था? तो 9 वर्ष तक। देखो 1689 में शुरू हुआ था जो कि 1698 तक चला था। तो लगातार 9 वर्ष तक घेरा पड़ा रहा लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति राजा राम ने अपनी नई राजधानी किस स्थान को बनाई? तो सातारा। याद रखेंगे, रायगढ़ वो तो मुगलों के अधिकार में चला गया, तो सातारा को ये अपनी नई राजधानी बनाते हैं। 1698 में वो जिंजी के किले से बाहर आते हैं, सातारा आते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। हालांकि राजा राम जी की मृत्यु सन 1700 में हो जाती है, मतलब कि मात्र ये 11 वर्ष ही शासन किए थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम की मृत्यु के पश्चात शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में किसने मराठों का नेतृत्व किया? तो देखो राजा राम जी की डेथ जो है अचानक हो जाती है, तो उनका जो बेटा होता है शिवाजी द्वितीय, वो अल्पवयस्क होता है। तो उसकी जो माता थी ना ताराबाई, याद रखना, राजा राम की विधवा ताराबाई, वो अपने बेटे शिवाजी को शिवाजी द्वितीय नाम से गद्दी पर बैठा देती है और खुद उसकी संरक्षिका बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो राजा राम की जब डेथ हुई ना, तो उसके बाद उसके बड़े पुत्र जिसका नाम शायद कर्ण था, कर्ण, उसको छत्रपति बनाया गया था। वो भी छोटा था, अल्पवयस्क था, लेकिन उसको जो है अचानक उसकी डेथ हो जाती है, चेचक वगैरह कुछ आ गया था शायद, तो उसको बनाया गया था, लेकिन उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद फिर शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, साहू जी महाराज कब मुगलों की कैद से छूटकर वापस आए? साहू जी महाराज जिनको सन 1689 में रायगढ़ से कैद किया गया था, वो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई ना, तो उसको मुक्त कर दिया जाता है साहू जी महाराज को। तो 1707 में वापस आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, साहू जी महाराज और ताराबाई की सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया? ताराबाई जो कि साहू जी महाराज के चाचा राजा राम जी की विधवा पत्नी थी, मतलब कि चाची थी साहू जी की। तो दोनों के बीच ना खेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। कब? 1707 में, क्योंकि साहू जी महाराज बोलते हैं कि ये तो मेरे पिता का राज्य है, मुझे वापस कर दो। तो ये सब के चलते युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ किस स्थान पर निर्वासित हो गई थी? किस स्थान पर? तो कोल्हापुर। जो ताराबाई है वो खेड़ा के युद्ध में हार जाती हैं और अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को लेकर के कोल्हापुर चल देती हैं, वहाँ पर उसको शासक बना करके निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, साहू जी महाराज ने किसे अपना पेशवा नियुक्त किया? तो देखो साहू जी महाराज ने सन 1713 में बालाजी विश्वनाथ, उसको अपना पेशवा नियुक्त किया और उसके बाद पेशवा का जो पद है वो आनुवांशिक हो गया। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में कोई भी पद आनुवांशिक नहीं था, सभी पद योग्यता पर आधारित होते थे। अगर आप योग्य हो तो आप कोई सा भी पद पा सकते हो, लेकिन साहू जी महाराज के टाइम पर पेशवा जैसा महत्वपूर्ण पद आनुवांशिक हो जाता है। हालांकि कायदे से अगर हम लोग देखें ना, तो ये 1749 में जब संगोला की संधि हुई ना, तो उस समय ये एक तरह से क्या कहें ऑफिशियली आनुवांशिक हुआ। लेकिन ऐसे देखें तो ये बालाजी विश्वनाथ के बाद ही आनुवांशिक हो गया, क्योंकि उसके बाद उनका बेटा बाजीराव प्रथम वो पेशवा बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, साहू जी महाराज के पश्चात छत्रपति की शक्तियां निरंतर सीमित होने लगी, तत्पश्चात छत्रपति की शक्तियां किस स्थान तक सिमट कर रह गई? तो देखो साहू जी महाराज जिन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया और लगभग उनको सारे अधिकार दे दिए। बालाजी, उसके बाद जो बाजीराव प्रथम थे उनके टाइम पर और भी शक्तियां पेशवा के पास आ गई। उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके समय में तो पेशवा ही सब कुछ हो गया। संगोला की संधि होती है जिसमें सब कुछ जो है पेशवा के पास आ जाता है। तो इसके बाद ना जो छत्रपति है वो सातारा तक सीमित होकर रह जाता है। देखो सातारा जो कि छत्रपति की राजधानी थी, राजा राम ने सातारा को अपनी राजधानी बनाई थी, तो सातारा तक इनकी शक्ति सिमट के रह जाती है छत्रपति की। और जो पेशवा है उसका जो मुख्यालय होता है वो पुणे होता है। तो आगे चल कर के सातारा के स्थान पर पुणे महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग पेशवाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।